वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे नॉर्मेलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने फर्स्ट 3 कंसंट्रेशन टर्म स्टडी की थी, परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। अब देखिए, 4th कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नॉर्मेलिटी का सिंबल है कैपिटल एन। अब देखिए, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी? नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट बताई थी मोल पर लीटर और नॉर्मेलिटी की यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? फॉर्मूले के लिए इसकी यूनिट को ध्यान में रखना है। अब देखिए, ऊपर गिवन है ग्राम इक्विवेलेंट, और जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो मोल की तरह एक काउंटेबल प्रॉपर्टी होती है। इसको हम काउंट करेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 10 ग्राम इक्विवेलेंट, 50 ग्राम इक्विवेलेंट, 100 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट को मोल की तरह काउंट करेंगे, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होता है, उसके आगे हम टर्म यूज करते हैं नंबर। तो हमें ध्यान रखना है, ऊपर गिवन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आप सभी जानते हैं ऊपर यूज करते हैं सोल्यूट को, फॉर्मूले में ऊपर यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नीचे यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब क्लियर दिख रहा है, नीचे लीटर है, लीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट। तो यहां से फॉर्मूला क्लियर हो रहा है, ऊपर लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम जानते हैं मोस्टली टाइम जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर्स में गिवन होती है, तो हम लीटर को मिलीलीटर से चेंज करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे? आपने एक फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर थे? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास के बराबर थे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके लेने हैं? सोल्यूट के। तो ऊपर यूज करेंगे हम मास ऑफ सोल्यूट और नीचे यूज करेंगे हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बना मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह,
तो फॉर्मूला बना मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड विद 1000। तो हमें ध्यान रखना है नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से, फिर इसकी यूनिट याद रखनी है, यूनिट से इसका फॉर्मूला बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इतना हम जानते हैं सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में, ऊपर सोल्यूट का अमाउंट यूज किया है और नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट यूज किया है। तो ऊपर सोल्यूट का अमाउंट यूज किया तो ऊपर आया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नीचे लीटर लिखा हुआ है, लीटर यूनिट है वॉल्यूम की, तो नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर्स में लेंगे। अब देखिए वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड विद 1000। अब आपको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, मोलरिटी में भी यूज किया था हमने उसको। अब देखिए अगर इतने फॉर्मूले को चेक करें, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000, आप देखोगे ये फॉर्मूला है स्ट्रेंथ का, यानी अगर आपको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ गिवन हो आप उसको डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट से, तो आपके पास आ जाएगी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। एक और फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन E2। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मास परसेंटेज को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को। एक्स हमने लिखा मास परसेंटेज के लिए जिसको हमने W/W से डिफाइन किया था, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और E2 होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। तो ये तीन फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड विद 1000। दूसरा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, यहां से निकाला हमने ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। और तीसरा ध्यान रखना है अगर डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन E2। एक्स होगी मास परसेंटेज, डी होगी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और E2 होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। देखिए इक्विवेलेंट मास को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इक्विवेलेंट मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द मास ऑफ सबस्टेंस which is required to consume 1 gram hydrogen or
8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन इन एनी रिएक्शन। क्या मीनिंग निकला ये देखिए। इक्विवेलेंट का मतलब है बराबर का मास। इक्वल मीनिंग्स, इक्वल का मीनिंग सभी समझते हैं, बराबर। तो इक्विवेलेंट मास का मीनिंग है बराबर का मास। अब देखिए किसके बराबर का मास होना चाहिए ये हमें देखना है। मान लीजिए कोई भी सबस्टांस हमें गिवन है, इस सबस्टांस का इक्विवेलेंट मास हमें डिटरमाइन करना है। अगर एक्सपेरिमेंटली बात करें तो हम इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें सबस्टांस अननोन है, हमें नहीं पता कौन सा सबस्टांस है और इसका इक्विवेलेंट मास हमें डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका केमिकल रिएक्शन करके देखेंगे। हम यूज करेंगे पहले 1 ग्राम हाइड्रोजन। हमने क्या किया, उस गिवन सबस्टेंस का रिएक्शन किया किससे, 1 ग्राम हाइड्रोजन से। अब देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम करना है और इसको कंज्यूम करने में मान लीजिए आपका सबस्टेंस यूज हुआ x ग्राम। इसका मतलब इस सबस्टेंस का इक्विवेलेंट मास x ग्राम है, क्योंकि इस सबस्टेंस का x ग्राम और हाइड्रोजन का 1 ग्राम दोनों केमिकली इक्वल है। 1 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने में सबस्टेंस x ग्राम खर्च हुआ। इसका मतलब इस गिवन सबस्टेंस का x ग्राम और हाइड्रोजन का 1 ग्राम दोनों केमिकली इक्वल है, दोनों की केमिकल वैल्यू बराबर है। इसलिए हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 है तो आपके सबस्टेंस का इक्विवेलेंट मास x होगा। अगर आपका सबस्टेंस हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है या हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो आप इस सबस्टेंस का रिएक्शन करके देखोगे 8 ग्राम ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 है। अगर ऑक्सीजन से भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो आप रिएक्शन करके देखोगे 35.5 ग्राम क्लोरीन से। तो ये 3 रेफरेंस बनाए गए हैं, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 35.5। तो जो भी सबस्टेंस आपको गिवन है इन तीनों में से किसी एक से उसका रिएक्शन करके देख लो। जितना भी सबस्टेंस आपका यूज होगा वो आएगा उसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, इसलिए इक्विवेलेंट टर्म यूज की गई है। तो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, इक्विवेलेंट मास वो मास होता है जो किसको कंज्यूम करता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन को। और का मीनिंग हाइड्रोजन यूज ना करें तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, फिर और लगाया, इसका मतलब ऑक्सीजन भी यूज ना करें तो 35.5 ग्राम क्लोरीन। अब हाइड्रोजन 1 ग्राम क्यों यूज किया, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 है। ऑक्सीजन 8 ग्राम क्यों यूज किया, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 है। क्लोरीन 35.5 ग्राम क्यों यूज किया, क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5 है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हमें सबस्टेंस नोन है तो हम उसका इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है, अगर कंपाउंड का नाम पता है तो हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा फॉर्मूला बनेगा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अगर सबस्टेंस अननोन है, उसका फॉर्मूला नहीं जानते, तो आपको केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से या
क्लोरीन से। और अगर सब्सटेंस का फॉर्मूला आपको पता है, उसका मोलिकुलर मास आपको पता चल जाएगा, तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। फर्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, फॉर्मूला हमें पता चल गया है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर हर एक सबस्टेंस के लिए चेंज होता जाएगा। तो फर्स्ट हम लेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। देखिए एसिड के अंदर एन फैक्टर किसके बराबर होगा, आप जानते हैं एसिड रिलीज करता है H पॉजिटिव आयंस। तो एसिड जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो बनेगा उसका एन फैक्टर। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, और इसको हम बोलेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। हमें चाहिए एन फैक्टर, और ध्यान रखना अगर कोई भी एसिड गिवन है, आप जानते हैं एसिड प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयंस, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हम लिखेंगे एन फैक्टर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, और इसको मानेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब एक चीज देखिए, यहां कंफ्यूजन आ सकता है और यहां कंफ्यूजन आना भी चाहिए। आपने तो पढ़ा है एसिड के अंदर एसिडिटी होती है। अब ये बेसिसिटी टर्म क्यों यूज करें, मिजनोमर टर्म है, क्यों यूज करें, बेसिसिटी का मीनिंग है बेस से अट्रैक्शन। अब देखिए बेस से अट्रैक्शन तो होता है एसिड का। अब हमने बेसिसिटी टर्म क्यों यूज की ये समझ। देखिए मान लीजिए आपने एक एसिड यूज किया, आपने साथ में लिया बेस, एसिड प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन। कितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा एसिड, जितने बेस ने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए हैं। अगर बेस ने एक OH नेगेटिव आयन दिया है तो एसिड भी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। यानी कोई भी एसिड कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करेगा बेस ने कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि OH नेगेटिव H पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए वर्ड यूज हुआ है बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी बेस से अट्रैक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एसिड का इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन कर रहे हैं तो एन फैक्टर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस के बराबर, और वहां टर्म यूज करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब जो HCl है, HCl में इक्विवेलेंट मास हमें डिटरमाइन करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखिए HCl का मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन 35.5, तो टोटल हो गया 36.5, और यहाँ एन फैक्टर है 1। इसमें डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन सिर्फ 1 है, तो हमारा इक्विवेलेंट मास आया 36.5। दूसरा है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में कितने
डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस होते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों, सिर्फ वो H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़ा है, वहां से H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा। आगे एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से। तो देखिए, दोनों H पॉजिटिव ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं N फैक्टर की वैल्यू है 2। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना बनेगा? आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास होता है 98, N फैक्टर आया 2, तो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आई 49। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, H3PO4 नाम याद रखना है, फॉस्फोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर देखिए, H3PO4 सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन है 4, N फैक्टर होगा 3, तो मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दोगे 3 से, क्या आ जाएगा हमारा? इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास बताइए इसका। फास्फोरस का एटॉमिक मास है 31, 3 हाइड्रोजन एटम है प्लस 3, और हमारे पास ऑक्सीजन है 4, 4 इंटू 16, तो वैल्यू आ गई सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर 98, और N फैक्टर है 3, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। एक देखिए H3PO3, एक ऑक्सीजन हमने कम कर दी, तो फॉस्फोरिक एसिड से बन गया फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम करने से फॉस्फोरस एसिड। अब देखिए कौन सी ऑक्सीजन कम हो सकती है यहां से? इस ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते क्योंकि ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ी है। देखिए कैसे, इन 3 में से एक ऑक्सीजन को हटाया, क्यों? अगर मैं इस ऑक्सीजन को हटा दूंगा तो फास्फोरस के बॉन्ड कम हो जाएंगे। फास्फोरस पेंटा कोवलेंट होता है, 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5। तो इस ऑक्सीजन को हटाने से कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ 3 बचेंगे। हम कोवलेंसी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस ऑक्सीजन को हटाने से बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया, तो हम चेक कर सकते हैं अभी भी बॉन्ड 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां से हमने ऑक्सीजन को हटाया। अब बताइए N फैक्टर कितना होगा इस केस में? N फैक्टर होगा बच्चों 2। हमने बोला है वो H पॉजिटिव निकाल सकते हो, वो हाइड्रोजन को निकाल सकते हो जो ऑक्सीजन के साथ हो। आप इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़ा है, और इसको निकालोगे फिर कोवलेंसी कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ वो हाइड्रोजन निकालने हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, 1 2 3। इस केस में N फैक्टर की वैल्यू आएगी 2। तो आप क्या करोगे? मोलिकुलर मास को डिवाइड करोगे 2 से। और एक और एग्जांपल हमारा, एक ऑक्सीजन को हम कम कर देंगे H3PO2, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अब देखिए कौन सी ऑक्सीजन को हटा सकते हैं? इस ऑक्सीजन को हटा देंगे, OH। आप बताओ N फैक्टर कितना है? N फैक्टर होगा इस केस में 1। तो आप क्या करोगे? इसका मोलिकुलर मास डिटरमाइन करके, कैलकुलेट करके
उसको डिवाइड करोगे n फैक्टर से तो वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट मास की। फिर सुनिए, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हमने बनाया। हम क्या करेंगे, मोलिकुलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब एसिड अगर गिवन है, एसिड के केस में n फैक्टर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन के बराबर, और उसको हम मानेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये मैंने बताया, उसको बेसिसिटी क्यों मानेंगे, क्योंकि एसिड का अट्रैक्शन किससे है, बेस से। अब देखिए, अब एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो उसके फॉर्मूले से, स्ट्रक्चर से आपको दिख जाएगा। HCl एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा, n फैक्टर आया 1। सल्फ्यूरिक एसिड 2 H पॉजिटिव रिलीज करेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सा H पॉजिटिव रिलीज होगा, उस हाइड्रोजन में से H पॉजिटिव बनेगा जो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ी होगी, जो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़ी होगी, उस H पॉजिटिव को, उस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना है, क्योंकि उससे कोवलेंसी कम हो जाएगी और हमें कोवलेंसी चेंज नहीं करनी है। तो ये 3 एग्जांपल याद रखने हैं, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बेशक H3 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ n फैक्टर 3 होगा, यहाँ n फैक्टर 2 होगा, और यहाँ n फैक्टर 1 होगा। तो आप क्या करोगे, मोलिकुलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, वैल्यू आती जाएगी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की। अब देखिए, सेकंड है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। अब देखो, बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें चाहिए फिर से n फैक्टर, और बेस में n फैक्टर क्या होगा, आप जानते हो बेस प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, और इसको हम बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। आप समझ चुके हो, एसिडिटी का मतलब एसिड से अट्रैक्शन। अब देखिए, बेस कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जितने H पॉजिटिव आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए हमने लिखा एसिड से अट्रैक्शन। तो इस टर्म को ध्यान रखना है, एसिड के लिए बेसिसिटी यूज करेंगे और बेस के लिए एसिडिटी यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एसिड एसिडिक करेक्टर देता है और बेस बेसिक करेक्टर देता है, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव काउंट करते हैं तो बेस में एसिडिटी और एसिड में बेसिसिटी, ये माइंड में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर दिख रहा है, n फैक्टर होगा 1। बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, एसिड की तरह जितने OH नेगेटिव दिख रहे हैं उनको आप निकाल दो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में n फैक्टर हो गया 1। तो इक्विवेलेंट मास, क्या फॉर्मूला बताया हमने, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब देखिए, मोलिकुलर मास कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 40 हो गया, और n फैक्टर है 1, तो इक्विवेलेंट मास मोलिकुलर मास के बराबर आया। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां n फैक्टर क्लियर दिख रहा है, कितना होना चाहिए, 2। अब देखो, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, 2 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 2 32, 2 हाइड्रोजन है, 1 इंटू 2, तो हमारी वैल्यू आई 74,
तो हमारा इक्विवेलेंट मास क्या आएगा 74 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ गई 37। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम देखेंगे एन फैक्टर होगा बच्चों 3। तो बेस जितने भी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है वो बनती है एसिडिटी ऑफ बेस, और उसको मानेंगे उसका एन फैक्टर, और मोलिकुलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। थर्ड होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। अब आयन का इक्विवेलेंट मास हमें कैलकुलेट करना है। ये आप जानते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायन बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है एन फैक्टर किसके बराबर लेंगे, एन फैक्टर में लेना है आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ कंपाउंड। ये देखिए चार्ज इक्वल मिलेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो भी कंपाउंड आपको गिवन है आपको क्या करना है, उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है या टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है। देखिए कैसे, फर्स्ट एग्जांपल है Cl नेगेटिव, सिर्फ एक चार्ज है नेगेटिव, तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आएगा। अब हम यूज करेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं। तो एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का 35.5 और चार्ज है 1, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो 1 से डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट मास आ गया 35.5। अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन के फॉर्म में इक्विवेलेंट मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, चार्ज है 2 यूनिट, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 8। हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, एटॉमिक मास 1, एन फैक्टर है 1, तो 1 के बराबर जो भी चार्ज होगा वो क्या बनेगा, उसका एन फैक्टर बनेगा। अब देखिए मान लीजिए कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है MgCl2, अब दोनों चार्ज हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक करो +2 और टोटल नेगेटिव चार्ज -2, टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज -2, तो हमारा एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया। हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एन फैक्टर से, और एन फैक्टर कितना रहेगा हमारा 2 रहेगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं मैग्नीशियम का कितना होगा 24, क्लोरीन 35.5, 71 और 24 95 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ गई 42.5। इसी तरह मान लीजिए हमें गिवन है AlCl3, हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम पे चार्ज होगा +3 और 3 क्लोरीन पे चार्ज होगा -3, तो एन फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारी 3, तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। इसके मोलिकुलर मास को हम क्या करेंगे एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। इस केस में देखिए
यहां कंफ्यूजन हो सकता है। Al2Cl6 मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर लेंगे टोटल। 2 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जोड़ना है, 6 क्लोरीन का एटॉमिक मास जोड़ना है। अब देखिए एन फैक्टर कितना लेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है तो 2 एल्यूमिनियम पे +6 और 6 क्लोरीन पे -6, तो हमारा एन फैक्टर आया 6। हमें लेना है बच्चों टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर मिलेंगे तो एन की वैल्यू 6 आ गई। तो इसके मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दोगे 6 से, तो इस ढंग से हमें आयन का एन फैक्टर मिल जाएगा और उसको हम यूज कर लेंगे इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करने में। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ अंडरलाइंड कंपाउंड। आपको गिवन है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पॉजिटिव नेगेटिव, OH नेगेटिव यहां से एक H पॉजिटिव लेगा, फॉर्मेशन होगी NaHSO4, साल्ट बन गया और वाटर प्रोड्यूस हुआ। ये अंडरलाइन स्पीसीज है। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है, 98। किससे डिवाइड करना है, एन फैक्टर से। एन फैक्टर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। और आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड तो 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इस रिएक्शन में देखो, क्या सल्फ्यूरिक एसिड ने 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किए, रिलीज किए? हमने बताया था बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो बेस डिसाइड करेगा। देखिए कैसे, एक OH नेगेटिव था तो H पॉजिटिव भी एक ही रिलीज हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल बना। आप ध्यान से देख सकते हो, पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो अभी भी वहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब इस रिएक्शन में H जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसने सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ एन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, बेसिसिटी सिर्फ 1 मानी जाएगी एसिड की। उस रिएक्शन को चेक करना है कितने H पॉजिटिव या OH नेगेटिव रिलीज हुए, ये नहीं देखना कितने हो सकते हैं। अगर अकेला सल्फ्यूरिक एसिड होता तो हम मान के चलते ये दोनों H पॉजिटिव रिलीज करेगा, दोनों यूज होंगे। लेकिन यहाँ तो क्लियर दिख रहा है एक ही H पॉजिटिव रिलीज हुआ है, एक ही H पॉजिटिव यूज हुआ है, तो एन फैक्टर 1 बनाएंगे। दूसरा देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2 NaOH। अब 2 OH नेगेटिव है तो 2H पॉजिटिव, 2 वाटर बने और साल्ट बना Na2SO4। अब बताइए इक्विवेलेंट मास कितना आया, 98। इस बार 2H पॉजिटिव रिलीज किए तो एन फैक्टर बना 2, तो 98 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू कितनी आई, 49। ये भी ध्यान रखना हमें।
कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ BOH थराइस। फॉर्मूला लिखना है पहले। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा? मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब यहां बच्चों n फैक्टर किसके बराबर होगा चेक करके बताओ। हम लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। मैंने बोला बेसिसिटी ऑफ एसिड, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। BOH थ्राइस एक बेस नहीं है, बेशक OH नेगेटिव दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में एसिड है। तीन हाइड्रोजन, एक बोरोन और 3 ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो इस ढंग से लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ये बेस नहीं है, ये एक्चुअल में एसिड है और नाम है बोरिक एसिड। तो हम लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर लोगे और इसको डिवाइड कर दोगे 3 से, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं, डायरेक्टली सेंट्रल एटम से नहीं जुड़े हुए, तो n फैक्टर बन जाएगा 3। एक H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, तो n फैक्टर बनेगा 3। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ ये एक्सप्लेन करना था। अगर आप OH नेगेटिव लेते तब भी वैल्यू 3 लेते, लेकिन ध्यान रखना ये बेस नहीं है, ये क्या है? एसिड है, इसलिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? बेसिसिटी ऑफ एसिड।